अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करें सॉल्यूशन कोलॉइड्स के नाम से। और इस सॉल्यूशन कोलॉइड्स के अंदर हम अपनी सबसे पहली टर्म पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डिसोल्यूशन। देखिए, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डिसॉल्व करें, क्योंकि डिसॉल्व से ही निकला है डिसोल्यूशन। तो जब भी हम किसी चीज को डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या चीज बन जाती है, सॉल्यूशन बन जाता है। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम केमिकल को डिसॉल्व करें ताकि सॉल्यूशन बन जाए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। तो प्रॉपर प्रॉपर ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन प्रिपरेशन, प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन प्रिपरेशन। एक बात तो ये हो गई, प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन प्रिपरेशन। अब जब आप सॉल्यूशन को तैयार करते हैं तो सॉल्यूशन तैयार कैसे होता है? देखिए, सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए हमें तीन काम करने पड़ते हैं। कितने काम करने पड़ते हैं? तीन काम करने पड़ते हैं। वो क्या? सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक जो मिनिमम क्वांटिटी में होता है, जैसे हम कहते हैं सॉल्यूट, आपको इतनी बात का अंदाजा होगा। और एक जो मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है, जैसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, राइट। यानी एक हमने नाम लिया सॉल्यूट और एक हमने नाम लिया सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जो मिनिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है? जो मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अब अगर मैं नमक को पानी में डिसॉल्व कर रहा हूँ, देखिए नमक के पार्टिकल्स नमक के पार्टिकल से जुड़े हुए हैं। नमक के पार्टिकल्स नमक के पार्टिकल से जुड़े हुए हैं, जिसे हम कहेंगे सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे? सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। इसी तरह से पानी के मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं, तो क्या कहेंगे? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अगर हम नमक को पानी में डिसॉल्व करें तो नमक क्योंकि कम इस्तेमाल होगा तो इसलिए सॉल्यूट है, पानी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है इसलिए सॉल्वेंट है। एक बात तो ये हो गई। अब अगर आप नमक को पानी में डिसॉल्व करना चाहते हैं तो नमक के पार्टिकल्स आपस में भी तो जुड़े हुए हैं, जिसे हम कह रहे हैं सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। और पानी के पार्टिकल्स भी आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे हम कह रहे हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो हमें सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन को भी तोड़ना पड़ेगा, हमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को भी तोड़ना पड़ेगा, और इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बनानी पड़ेगी। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉल्यूशन बनाते हैं, हम सॉल्यूशन को कैसे बनाते हैं? सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को ब्रेक करके। कैसे? सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को ब्रेक करके। यानी सॉल्यूट सॉल्यूट को छोड़ के आएगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट को छोड़ के आएगा, और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। हाँ, ये हो गई प्रॉपर सॉल्यूशन की डेफिनेशन। अब हमारे पास अगली दो टर्म्स हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन। तो हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, एक को हम नाम दे रहे हैं हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, और दूसरे पार्टिकल्स को हम नाम दे रहे हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। इनका बल्कि हम कंपैरिजन पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। अब हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? अगर हम इनको बाय नेम समझने की कोशिश करें तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। और फिलिक का मतलब क्या होता है? फिलिक का मतलब होता है प्यार करने वाला, है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो प्यार पानी से प्यार करते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब नफरत। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो पानी को पसंद नहीं करते उन्हें हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। यानी इनको अगर हम बाय बाय नेम डेफिनेशन के लिहाज से पढ़ें तो दीज आर वाटर लवर, जबकि इनको अगर हम समझने की कोशिश करें तो दीज आर वाटर हेटर्स। ठीक है। प्रॉपर पॉइंट क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं, रिलेशन बनाते हैं किसके साथ? पानी के साथ, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। जबकि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो पानी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स
that do not attract towards water। चलिए, अब जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है? उनकी नेचर होती है पोलर। तो मैं लिख रहा हूँ पोलर इन नेचर। पोलर का मतलब होता है दे हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स, यानी इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। जबकि जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, इन पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉपर चार्जेस नहीं होते। जब हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, जब हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हीट रिलीज होती है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हीट रिलीज होती है। इसका मतलब दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, है ना। ये कैसे नेचर के हैं? एक्सोथर्मिक नेचर के हैं। मैं लिख रहा हूँ एक्सोथर्मिक इन नेचर। और एक्सोथर्मिक इन नेचर का मतलब क्या हो गया? व्हेन डिसॉल्व इन वाटर रिलीज हीट। जबकि जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हीट रिलीज नहीं होती, बल्कि उल्टा सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम हो जाता है, बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। तो ये किस नेचर के हुए? ये हुए एंडोथर्मिक के नेचर के। लिख दिया एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक इन नेचर का मतलब व्हेन डिसॉल्व इन वाटर एब्जॉर्ब्स हीट। पहले वाले रिलीज कर रहे थे, ये क्या कर रहे हैं? ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। खैर, अब जाहिर है दोनों की कोई ना कोई एग्जांपल्स भी होंगी। अगर हम हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स को देखें तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल में इथेनॉल आ जाता है। इथेनॉल का मतलब अल्कोहल है। इसमें एसिटिक एसिड आ जाता है। एसिटिक एसिड हम सिरके को कहते हैं। इसके अंदर अमीनो एसिड्स आ जाते हैं। अमीनो एसिड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे प्रोटीन्स बनती हैं। और इसमें साथ साथ एसीटोन भी आ जाता है। एसीटोन क्या होता है? नील पेंट रिमूवर। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बट हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चार एग्जांपल्स याद रखनी है। जबकि इनकी एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएगा? पेट्रोल। पेट्रोल को प्यार से क्या कहते हैं? गैसोलिन। तो चाहे पेट्रोल लिखा हो या गैसोलीन लिखा हो। और बेंजीन और टोलीन, ये सारे वो केमिकल्स हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, जबकि इस तरफ वो सारे केमिकल्स हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए भाई, सॉल्यूशन की जो नेचर है, ऑन द बेसिस ऑफ मिसिएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मिसिएबिलिटी और डिसॉल्विंग कैपेबिलिटी, जिसे हम लिक्विड फेज भी कहते हैं, ये तीन तरह की होती हैं। यानी ये जो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये वो सॉल्यूशन है जिसमें हम दो लिक्विड्स को आपस में मिला रहे हैं। किसको मिला रहे हैं? दो लिक्विड्स को आपस में मिला रहे हैं। तो जब भी हम दो लिक्विड्स को आपस में मिलाते हैं तो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जब भी हम लिक्विड को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास तीन तरह की कैपेबिलिटी हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नंबर एक, दोनों लिक्विड्स बहुत अच्छे से घुल मिल जाएं। नंबर वन, दोनों लिक्विड्स घुले मिले ही ना। तीसरी पॉसिबिलिटी, दोनों लिक्विड्स थोड़ा थोड़ा घुल जाएं। तो या तो कंप्लीटली, या इनकम्प्लीटली, या पार्शली। तो या तो पूरी तरह से मिल जाएंगे, या बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, या अधूरे मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? अधूरे मिल जाएंगे। चलें, अब अगर दो लिक्विड्स आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाएं, अगर दो लिक्विड्स आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाएं तो हम उसे कहते हैं कंप्लीटली मिसिएबल लिक्विड्स। क्या कहते हैं? कंप्लीटली मिसिएबल लिक्विड्स। इसी तरह से अगर दो लिक्विड्स पूरी तरह से डिसॉल्व ना हो सकें लेकिन डिसॉल्व हो जाए, 100% डिसॉल्व ना हो, तो हम उसे कहते हैं पार्शली मिसिएबल लिक्विड्स। और अगर दोनों लिक्विड्स बिल्कुल भी एक दूसरे में डिसॉल्व ना हो तो हम उसे कहते हैं कंप्लीटली इमिसिएबल, कंप्लीटली इमिसिएबल लिक्विड। चलें, तो डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके मतलब क्या हो गए कि भाई दो लिक्विड्स हैं, टू लिक्विड्स मिक्स इन
ऑल प्रोपोर्शन, कितनी भी वैल्यूज में डाल दें ये डिजोल्व हो जाएंगे, ऐसा ही है। जबकि लास्ट वाली की डेफिनेशन क्या होगी, टू लिक्विड्स नॉट मिक्स विद ईच अदर, दोनों आपस में डिजोल्व होंगे ही नहीं। जबकि पार्शियली मिसेबल का मतलब क्या है, टू लिक्विड्स मिक्स्ड इन अ लिमिटेड एक्सटेंट, इन अ लिमिटेड एक्सटेंट का मतलब एक खास अमाउंट तक डिजोल्व होंगे, उसके बाद डिजोल्व नहीं होंगे, ये पार्शियली मिसेबल लिक्विड्स कहलाता है। अब ज़ाहिर है हमें इनकी एग्जाम्पल भी समझनी पड़ेगी, तो जरा जल्दी जल्दी इनकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। पार्शियली कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो इसकी एग्जाम्पल है वाटर एंड इथेनॉल, यानी जब आप एल्कोहल को पानी में डिजोल्व करोगे तो वो अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा। तो मिथेनॉल एंड वाटर, ठीक है। वो कौन सी दो चीजें हैं जो बिल्कुल ही पानी में डिजोल्व नहीं होती भाई, वो कौन सी दो चीजें बताएं जो बिल्कुल ही पानी में, वाटर एंड बेंजीन। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब जो पानी को पसंद ही नहीं करते, और उनकी हमने तीन एग्जाम्पल्स पढ़ी थी, पेट्रोल, बेंजीन और टोलिन। तो इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आप लिख दें, चाहे आप बेंजीन लिख दें, चाहे आप पेट्रोल लिख दें, चाहे आप टोलिन लिख दें, ये दोनों आपस में डिजोल्व नहीं होते। अब पार्शली मिसेबल लिक्विड्स यानी जो अधूरे अधूरे डिजोल्व हो जाते हैं, अधूरे अधूरे डिजोल्व हो जाते हैं, उसकी एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, उसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा फिनोल एंड वाटर। तो अगर हम फिनोल और वाटर की बात करें तो फिनोल और वाटर आपस में पार्शली डिजोल्व होते हैं, एल्कोहल और वाटर आपस में कंप्लीटली डिजोल्व होते हैं, वाटर और बेंजीन आपस में डिजोल्व होते ही नहीं है, और फिनोल और वाटर पार्शली डिजोल्व हो जाते हैं। अब हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो पार्शली मिसिबल लिक्विड्स हैं जिसकी एग्जाम्पल में हमने फिनोल और वाटर पढ़ा, तो इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो देखें, जब भी हम फिनोल और वाटर को आपस में डिजोल्व करते हैं तो ये पार्शली डिजोल्व तो हो जाते हैं, ये इस तरह से डिजोल्व होते हैं कि हमारे पास दो लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं, एक को हम कहते हैं अपर लेयर और एक को हम कहते हैं लोअर लेयर। एक कहलाती है अपर लेयर और एक कहलाती है लोअर लेयर। अपर लेयर के अंदर यानी जब आप फिनोल को पानी में डिजोल्व करते हैं तो दो तरह की लेयर्स बन जाती हैं, एक ऊपर ऊपर लेयर बन जाती है, एक नीचे नीचे लेयर बन जाती है। अब जो ऊपर लेयर बनती है उसमें 5% फिनोल होता है और 95% वाटर होता है। जबकि इन दोनों को डिसॉल्व करने पर जो नीचे की तरफ लेयर बनती है, नीचे कौन सी लेयर बनेगी, जो भारी होगी, और जो हल्की लेयर होगी वो ऊपर बनेगी, ठीक है। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो नीचे होगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे होगी, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर होगी। तो नीचे जो लेयर बनती है उसमें 70% फिनोल होता है और 30% उसमें वाटर होता है। तो अगर ये कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं एक दूसरे में तो कभी भी ये दो लेयर्स फॉर्म नहीं होती। तो क्योंकि ये पार्शियली डिसॉल्व होते हैं इसलिए दो तरह की लेयर्स फॉर्म हो गई, एक डेंस लेयर जो कि नीचे है और एक लाइटर लेयर जो कि ऊपर है। लाइटर लेयर के अंदर 5% फिनोल, 95% वाटर, डेंस लेयर के अंदर 70% फिनोल और 30% वाटर। अब हम अपनी सॉल्यूशन के टॉपिक को आगे मूव कर रहे हैं और अब हम जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी पे। और उससे पहले भी बल्कि हम सॉल्युबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम सॉल्युबिलिटी एंड इट्स फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं, क्या, सॉल्युबिलिटी एंड इट्स फैक्टर। अब देखिए सॉल्युबिलिटी हमें नाम से ही समझ आ रहा है, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है हल होने की सलाहियत। सॉल्युबिलिटी के मतलब क्या होते हैं भाई, हल होने की सलाहियत। तो सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कितना केमिकल डिसॉल्व हो सकता है, जितना हो सकता है ये उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। यानी सॉल्युबिलिटी वो कैपेबिलिटी है जिसकी मदद से हम किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। तो इसको डिफाइन करने का एक तरीका है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि कितना केमिकल हम दैट कैन बी डिसॉल्व, कितना केमिकल हम डिसॉल्व कर सकते हैं इन 100 ग्राम और 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर। तो 100 ml ऑफ वाटर या 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर जितना केमिकल डिसॉल्व कर सकते हैं वो उसकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी। अगर कम कर सकते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम है,
अगर हम ज्यादा डिजोल्व कर सकते हैं तो सॉलिबिलिटी भी ज्यादा है। अच्छा खैर, हम इतना केमिकल डिजोल्व करते हैं, आपने याद रखना है, हम इतना केमिकल डिजोल्व करते हैं कि वो सॉल्यूशन क्या कहलाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन क्या कहलाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये हम जितना भी काम करेंगे, ये काम हम जितना भी करेंगे वो किस पे करेंगे, रूम टेम्परेचर पे करेंगे। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बना के चेक की जाती है, और इस सारा का सारा काम रूम टेम्परेचर पे किया जाता है, एलिवेटेड टेम्परेचर पे नहीं किया जाता। समझ आ गई बात। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होती है और उसमें मजीद सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको सॉलिबिलिटी चेक करना सिखाता हूँ। मान लें कि आप 100 ml का पानी का ग्लास लें, उसके अंदर आप 1 चम्मच नमक डालें, डिजोल्व करें, डिजोल्व हो गया। एक और चम्मच डालें, डिजोल्व करें, डिजोल्व हो गया। एक और चम्मच डालें, डिजोल्व करें, डिजोल्व करें, हो गया। एक और चम्मच डालें, डिजोल्व करें, डिजोल्व करें, हो गया। एक और चम्मच डालें, डिजोल्व करें, डिजोल्व करें, हो गया। 5 चम्मच डिजोल्व हो गए। एक और चम्मच डाला, अब वो डिजोल्व नहीं हुआ। तो हम समझ गए कि जो नमक की सॉल्युबिलिटी है वो कितनी है, 5 चम्मच इन 100 ml। क्या, 5 चम्मच इन 100 ml। तो जितना केमिकल डिजोल्व हो सकता है 100 ml के अंदर, ये उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो जितना हो सकता है यानी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम अगर अमाउंट ऑफ डिजोल्व कर देंगे तो उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं ना भाई। ठीक है, और इस बात को आप केमिकल इक्विलिब्रियम में भी डिस्कस करेंगे। चलें बार, अब हम एक एक करके फैक्टर्स की तरफ चलते हैं, और इसके दो ही फैक्टर हैं, एक है टेम्परेचर का फैक्टर और एक है प्रेशर का फैक्टर। सबसे पहले अगर हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर को देखें, यानी आप सॉल्यूशन बना रहे हैं और हम उस सॉल्यूशन को बनते वक्त प्रेशर का इफेक्ट चेक कर रहे हैं कि अगर हम प्रेशर यूज करेंगे तो क्या सॉलिबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब आपने क्या बात याद रखनी है, अब आपने याद ही रखना है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स पर नो इफेक्ट। यानी अगर आप पानी में कोई सॉलिड ऐड कर रहे हैं, प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप पानी में कोई लिक्विड ऐड कर रहे हैं, प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम कोई गैस ऐड कर रहे हो, यस, इफेक्ट है, इफेक्ट है। तो सॉलिड और लिक्विड को अगर आप डिसॉल्व करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रेशर को कम करने से या ज्यादा करने से। लेकिन जैसे ही आप गैस को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यस, प्रेशर पर आपके पास डायरेक्टली इफेक्ट है। आपने देखा है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिजोल्व हुई भी होती है, तो वो डिजोल्व ही हाई प्रेशर पे हुई भी होती है। अगर हम हाई प्रेशर नहीं देंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होगी। और आपने देखा होगा कि जैसे ही हम ढकना खोलते हैं, कैप ओपन करते हैं, तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, और प्रेशर के ड्रॉप होने की वजह से जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हुई भी होती है वो फौरन से बाहर आना शुरू हो जाती है। चलें, अब सिनेरियो क्या है, फैक्टर क्या है कि जैसे ही हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, जैसे ही हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो रेट ऑफ एंटरेंस, रेट ऑफ एंटरेंस का मतलब स्पीड ऑफ एंटरेंस। तो एंटरेंस की जो स्पीड है, किसके एंटरेंस की स्पीड है, गैस के मॉलिक्यूल्स की। किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, ये बढ़ जाती है। जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते हो वैसे ही गैस के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर जल्दी जल्दी एंटर होना शुरू हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो ज़ाहिर है अल्टीमेटली उस गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। यानी हमें इतनी बात याद रखनी है कि सॉलिड और लिक्विड को अगर आप किसी वाटर में डिजोल्व करेंगे तो प्रेशर का कोई असर नहीं है, लेकिन अगर आप गैस को डिजोल्व करेंगे तो हाँ, प्रेशर का एक असर है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल प्रेशर पर पानी में डिजोल्व नहीं होती, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर पानी में डिजोल्व हो जाती है। तो जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स उस सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा स्पीड में जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो ज़ाहिर है उस गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो गैस ज़्यादा डिजोल्व हो जाती है पहले के मुकाबले में। ऐसा ही है। चलें, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जल्दी से हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे। आज आपकी बहुत लंबी क्लास है, और इस क्लास में लेकिन हम काफ़ी सारा कंटेंट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर के लिहाज से दो फैक्टर्स हैं। पहली बात,
पहली बात, तो वो जो मटेरियल है, वो जो मटेरियल है वो हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मान लें कि हम कौन से मॉलिक्यूल्स को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं भाई, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर से हीट रिलीज करते हैं, अपने अंदर से क्या करते हैं, हीट रिलीज करते हैं। तो ऐसे केमिकल्स को हमें हीट देने की जरूरत नहीं होती। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इनको डिसॉल्व करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती। ये लो टेम्परेचर पर भी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये लो टेम्परेचर पे भी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। मसला वहाँ आता है मसला वहाँ आता है जो हाइड्रोफिलिक नेचर को फॉलो नहीं करते। अब मैं आपको दो सॉलिड्स और बता रहा हूँ। कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जैसे कि, जिनकी एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है NaCl। ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं। और सिमिलरली एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ग्लूकोज, यानी कि शुगर। शुगर ग्लूकोज, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, C6H12O6। तो ऐसे केमिकल्स को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं, क्या, ऐसे केमिकल्स को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं, मैं लिख रहा हूं इन वाटर डिसॉल्व इन वाटर, तो होता क्या है, ये हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये पानी में डिसॉल्व होते हैं, ये हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब जितनी ज्यादा हीट होगी, ये उतनी ही आसानी से पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये वाले जो केमिकल्स हैं, जिनको पानी में डालने के बाद जो वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो ऐसे केमिकल की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। यानी solubility increases with the increase in temperature। इसका मतलब क्या हुआ, solubility increases with the increase in temperature। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो solubility भी बढ़ेगी। लेकिन ये सिर्फ उन केमिकल्स के लिए है जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सारे हीट होगी तभी उसको एब्जॉर्ब करेंगे, जब एब्जॉर्ब करेंगे तो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। जबकि कुछ और केमिकल्स भी हैं, जैसे कि AlCl3। AlCl3 को हम क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड भी कह सकते हैं वैसे, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसके अलावा इसी के साथ एक और केमिकल है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, Na2SO4। तो जब हमने इन केमिकल को पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश की, इन केमिकल्स को जब हमने पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश की, तो क्या हुआ, हीट रिलीज हुई। हीट एब्जॉर्ब होने के बजाय क्या हुई, हीट रिलीज हुई। तो इनको मजीद टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। क्यों, ये खुद टेम्परेचर को बना सकते हैं। तो अगर आपने ऐसे केस में टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। यानी सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। यानी कि हमारा फैक्टर क्या बनेगा, हमारा फैक्टर बनेगा कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब अगर मैं इसको समराइज करूंगा आपके सामने, अगर मैं इसको समराइज फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूं, तो देखें, ये सिर्फ आपसे ये कह रहा है ऐसे केमिकल्स जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे केमिकल्स जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जिनमें किस किस की एग्जांपल आ जाती है, NaCl की और ग्लूकोज की। तो ऐसे केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। यानी द रिलेशन इज डायरेक्ट। ठीक है, बट ऐसे केमिकल्स जो अपने अंदर से हीट रिलीज करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, तो ऐसे केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि ऊपर वाले फैक्टर में आपको क्या बात याद रखनी है कि सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर इफेक्टिव नहीं है, लेकिन गैस पर प्रेशर इफेक्टिव है। जितना ज्यादा गैस में प्रेशर दोगे उतना ही ज्यादा उसके लिए आसान होगा सॉल्यूशन के अंदर एंटर होना। मतलब आपको समझे ना, एक वाटर के ऊपर एक गैस है, आपने क्या करा, उस गैस को प्रेशर के जरिए पानी में एंटर कर दिया, तो सारे उसको ना चाहते हुए भी पानी में डिजोल्व होना पड़ेगा। तो दो फैक्टर्स हैं। प्रेशर का जो फैक्टर है वो टोटली डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर का जो फैक्टर है उसमें दो केसेस हैं। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, जिसकी एग्जांपल NaCl और ग्लूकोज है। जबकि अगर हीट रिलीज हो रही है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो फिर सॉलिबिलिटी गिर जाएगी, जिनकी एग्जांपल एल्यूमिनियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है। प्यारे बच्चों, अब हम जा रहे हैं सॉल्यूशन, कोलोइड्स और सस्पेंशन के डिफरेंसेस की तरफ। ठीक है, यानी हमारा काम क्या है इस वक्त, हमारा काम है डिफरेंशिएट करना। किसको, सॉल्यूशन को, कोलोइड को और सस्पेंशन को। अभी क्या होते हैं, जाहिर है अभी आप इनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो ये बात आपको ऑटोमेटिकली खुद ही समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो एक तरफ हम सॉल्यूशन की हेडिंग लगा लेते हैं, दूसरी तरफ हम कोलोइड की हेडिंग लगा लेंगे, और तीसरी तरफ हम सस्पेंशन की हेडिंग लगा लेंगे। देखें, ये तीनों ही मिक्सचर की टाइप्स हैं। किसकी टाइप्स, मिक्सचर्स की टाइप्स हैं। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, दो चीजों को मिक्स करना। कौन सी दो चीजों को, सॉल्यूशन और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। तो जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो उन्हें तीन तरह की चीजें बन सकती हैं, या तो वो सामने वाली चीज सॉल्यूशन कहलाएगी, या फिर वो कोलॉइड कहलाएगी, और या फिर वो सस्पेंशन कहलाएगी। ठीक है, अगर आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो या तो बनने वाली चीज सॉल्यूशन कहलाएगी, या कोलॉइड कहलाएगी, या सस्पेंशन कहलाएगी। अब कब हम कौन सा नाम देंगे, कब हम कौन सा नाम देंगे, ये देखिए जरा जल्दी से। जिस सॉल्यूट को आप डिसॉल्व कर रहे हो, जिस सॉल्यूट को आप डिसॉल्व कर रहे हो, अगर उसका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, क्या है, 1 नैनोमीटर से छोटा, तो बनने वाली चीज क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन। यानी इट्स पार्टिकल साइज इज पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 मिलीमीटर। अब लेस देन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, डिक्रीज का साइन लगा रहा हूँ, लेस देन 1 मिलीमीटर। तो अगर पार्टिकल का साइज 1 मिलीमीटर से कम है तो आप उसे सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। अगर अगर जिस सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं उसका साइज 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा है, ओ वो 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा, तो फिर आप उसे क्या बोलेंगे कि भाई अच्छा, इसको हम ना शॉर्ट शॉर्ट में लिख देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सस्पेंशन। तो यहाँ जो पार्टिकल साइज होगा, वो पार्टिकल साइज कितना होगा, लेस देन 1 मिलीमीटर, लेस देन 1 मिलीमीटर। जबकि सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल साइज होता है, यानी जिस सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करते हैं, वो कितना बड़ा होता है, वो 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है, 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा, 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा। ओहो, तो फिर कोलॉइड क्या होता होगा, कोलॉइड इन दोनों के दरमियान क्या है, यानी 1 से बड़ा और 1000 से छोटा। तो जिस पार्टिकल को आप डिसॉल्व करोगे, अगर उसका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से छोटा होगा, तो आप उसे किसका नाम दे दोगे, आप उसे नाम दे दोगे कोलॉइड का। ठीक है, इसका मतलब अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं तो बनने वाली चीज सॉल्यूशन कहलाती है, अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स दरमियाने होते हैं तो बनने वाली चीज कोलॉइड कहलाती है, और अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं तो बनने वाली चीज सस्पेंशन कहलाती है। अच्छा, अब क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, तो ये हमें आम आंख से कभी भी नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये टोटली इनविजिबल है, ये टोटली क्या है, इनविजिबल। अच्छा, इसका साइज बहुत बड़ा है, सस्पेंशन का देखिए ना, 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा है। इसका साइज क्योंकि बहुत बड़ा है तो ये इजीली विजिबल है, ये क्या है, इजीली विजिबल है।
और अगर मैं बात करता हूँ कोलॉइड की, तो इसका साइज ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, बल्कि दरमियाना है। तो ये हमें आम आंख से तो नहीं दिखता, लेकिन माइक्रोस्कोप से दिख जाता है। तो हम इसे पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, यानी कोलॉइड्स पार्टिकल्स कैन बी सीन अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप। तीसरी चीज, इसके पार्टिकल्स बहुत हल्के होते हैं। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स ज़ाहिर है बहुत हल्के हैं, तो ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होते। सेटल डाउन का मतलब नीचे नहीं बैठते, कभी भी सेटल डाउन नहीं होते। लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, और आपको पता है भारी पार्टिकल फौरन से नीचे बैठ जाएगा। ऐसे ही है ना, अगर आप एक पत्थर को नीचे फेंकेंगे तो वो फौरन से नीचे आ जाएगा। लेकिन मिट्टी के बारीक से पार्टिकल को नीचे फेंकेंगे, वो हवा में उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा। तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो कभी भी नीचे नहीं बैठते। अब जैसे आपने नमक को पानी में घोल दिया, तो नमक नीचे बैठेगा, घुला हुआ नमक तो कभी नीचे नहीं बैठ सकता ना। ठीक है, लेकिन जो सस्पेंशन होती है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है कि ये सेटल डाउन हो जाते हैं। तो सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स नेवर गोज टू सेटल डाउन, सस्पेंशन के पार्टिकल्स इजीली सेटल डाउन। रही बात कोलॉइड्स की, कोलॉइड्स के पार्टिकल का साइज दरमियाना है, तो ये खुद से तो नहीं बैठते, इन्हें फाड़ के बिठाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इन्हें फाड़ के बिठाना पड़ता है। तो डू नॉट सेटल डाउन टू देयर ओन, डू नॉट सेटल डाउन टू देयर ओन, खुद से तो नीचे नहीं बैठते, खुद से तो नीचे नहीं बैठते, बट कैन बी सेटल डाउन, लेकिन आप इन्हें सेटल डाउन कर सकते हैं बाय, कैन बी सेटल डाउन बाय, कैसे बताया था मैंने? फाड़ के, बाय कोagulation। क्या करके हम इन्हें बिठा सकते हैं? कोagulation से बिठा सकते हैं। अब कोagulation का मतलब क्या है? इसमें कोई ऐसी चीज डाल दें कि उसके पार्टिकल्स अलग होना शुरू हो जाएं। जैसे अब दूध है, ठीक है, अब दूध में पानी है और उसके अंदर एक मिल्क प्रोटीन है जो कि आपस में घुले हुए हैं। आप क्या करें? उसमें नींबू का रस डाल दें, उसमें सिरका डाल दें। अब आप देखेंगे जो प्रोटीन है ना, वो अलग होना शुरू हो जाएगी पानी से, और वो दूध फटना शुरू हो जाएगा, और फिर वो खोया बन जाएगा। तो देखें, पार्टिकल्स दूध के नीचे नहीं बैठते, लेकिन लेकिन आप अगर उसमें कोई एजेंट डाल दें तो फिर वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाते हैं। बात क्लियर हो रही है? अगर हम यहाँ तक के काम को समराइज करें ना, तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा मिक्सचर जिसमें डिसॉल्व करने वाली चीज का साइज, डिसॉल्व होने वाली चीज का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है, ये नैनोमीटर है, क्या है? नैनो, एन लिखा हुआ है, एन एम, नैनोमीटर से कम है। सस्पेंशन क्या होता है? एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जिस चीज को डिसॉल्व कर रहे हैं उसका साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा। कोलॉइड क्या होता है? जिसमें इन दोनों के दरमियान होगा, यानी 1 से बड़ा और 1000 से छोटा। अब सॉल्यूशन में क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, तो वो हमें नजर नहीं आता। सस्पेंशन में क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है, तो वो हमें नजर आता है। कोलॉइड में खुद से नजर नहीं आता, माइक्रोस्कोप में नजर आ जाता है। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने हल्के होते हैं कि नीचे नहीं बैठते, यानी कैन नॉट बी सेटल डाउन। सस्पेंशन के पार्टिकल इतने भारी होते हैं कि फौरन से नीचे बैठ जाते हैं। कोलॉइड असल में इनके बीच का है, खुद से तो नहीं बैठता, लेकिन हम इन्हें फाड़ के बिठा सकते हैं। जैसे अगर आपने दूध के पार्टिकल्स को नीचे बिठाना है, जैसे अगर आपने इन्हें नीचे बिठाना है, तो आप क्या करें? इसके अंदर नींबू या सिरका डाल दें, तो वो नीचे बैठ जाएगा। तो कॉगुलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को क्लॉट कर देना, जमा देना। ठीक है, जैसे खून के जमने को क्लॉट कहते हैं, कॉगुलेशन। इसी तरह से दूध के जमने को, दूध को जमाना ठंडा करके जमाना नहीं है, यानी दूध को जो आप खोया बनाते हैं ना, डेट इज कॉगुलेशन, ये कॉगुलेशन कहलाता है। चलिए, अब इसी बात को पकड़ के हम और डिफरेंसेस बनाते हैं। क्योंकि सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, इस वजह से हम कह सकते हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है ये? ट्रांसपेरेंट, यानी सॉल्यूशन के आर पार देखा जा सकता है। लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, इनके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, तो इन्हें हम कहते हैं ओपैक। ठीक है, जबकि क्लोइड्स की अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच का है, ना तो ये पूरा क्लियर है और ना ही ये पूरा जो है वो ब्लैकआउट है, ये दोनों के बीच का है, यानी धुंधला है। ये क्या है? ये धुंधला है। तो हम इसे कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट या फिर क्लाउडी। ठीक है, अब इनकी एग्जाम्पल मैं दूंगा ना आपको, तो आप समझ जाएंगे।
जैसे इसकी एग्जाम्पल है सॉल्ट सॉल्यूशन। अब आप खुद मुझे बताओ, अगर आप नमक को पानी में डिजोल्व करो तो क्या आप नमक के आर पार देख सकते हो? नमक के पानी के क्या आप आर पार देख सकते हो? बिल्कुल देख सकते हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब एक ऐसी चीज जिसके हम आर पार देख सकें, बिल्कुल सही है। तो सॉल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट। कोलॉइड जो है वो ट्रांसल्यूसेंट है। इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा मिल्क, मिल्क इन वाटर। तो अगर आप मिल्क इन वाटर की बात करें, तो अगर आप पानी में दूध डाल दें तो आप मुझे बताएं क्या उस पानी के आर पार आप देख सकते हैं? देख सकते हैं, बट आपको क्लियर नजर नहीं आएगा। सॉल्यूशन की अपीयरेंस तो क्लियर होती है, बट क्लोराइड की अपीयरेंस कभी भी क्लियर नहीं होती, बल्कि धुंधली होती है। ठीक है, यानी अगर आप इसे किसी चीज के आर पार देखेंगे तो आपको धुंधला नजर आएगा। नजर आएगा, यस नजर आएगा, बट धुंधला दिखेगा। इसी तरह से इसकी एग्जाम्पल है सैंड इन वाटर, यानी मट्टी पानी में। तो अगर पानी में मट्टी है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो उस नीचे बैठी हुई मिट्टी के आप आर पार देख ही नहीं सकते भाई, इसके आर पार आपको नजर ही नहीं आएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज टेंडाल इफेक्ट। तो जो सॉल्यूशन होता है वो टेंडाल्स इफेक्ट को फॉलो नहीं करता, नॉट फॉलो टेंडाल्स इफेक्ट। अभी मैं आपको टेंडाल्स इफेक्ट बताऊंगा क्या होता है। जबकि कोलॉइड भी टेंडाल्स इफेक्ट को फॉलो करता है और सस्पेंशन भी टेंडाल्स इफेक्ट को फॉलो करता है। ये भी करता है और ये भी करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? और बेसिकली वैसे जो है ना, कोलॉइड की प्रॉपर्टी है, ये एक कोलॉइड की प्रॉपर्टी है। इसके मतलब क्या होते हैं कि जब भी आप कोई बीम ऑफ लाइट, जब भी आप कोई बीम ऑफ लाइट का मतलब यार एक इकट्ठी लाइट आप पास करें टॉर्च से, ठीक, एक टॉर्च से आप लाइट पास कर रहे हैं, एक टॉर्च से आप एक लाइट पास करें किसके ऊपर? कोलॉइडल सॉल्यूशन के ऊपर या सस्पेंशन के ऊपर। कोलॉइडल सॉल्यूशन का मतलब कोलॉइड होता है यार, ये मत समझ लेना कोलॉइड और सॉल्यूशन दोनों की बात हो रही है। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन का मतलब कोलॉइड होता है। तो जब आप किसी कोलॉइड के ऊपर से लाइट पास करेंगे तो क्या होगा कि ये जो लाइट है ये बिखरना शुरू हो जाएगी। ये लाइट बिखरना शुरू हो जाएगी किसके जरिए? कोलॉइड्स के, कोलॉइडल पार्टिकल्स के जरिए। कोलॉइडल पार्टिकल्स की वजह से वो लाइट क्या होगी? वो लाइट बिखरना शुरू हो जाएगी और बिखरते वक्त वो चमकेगी, एल्यूमिनेटेड होगी। एल्यूमिनेटेड का मतलब होता है शाइन करना, वो शाइन करेगी। दोबारा बता रहा हूँ, जब भी आप लाइट को कोलॉइडल इफेक्ट से पास करेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करेंगे, तो जो लाइट होगी वो बिखरना शुरू हो जाएगी। और जब वो लाइट बिखरेगी तो हल्का सा चमक प्रोड्यूस करेगी। इस इफेक्ट को हम कहते हैं टेंडाल्स इफेक्ट। तो ऐसा सॉल्यूशन के अंदर नहीं होता, लेकिन ऐसा सस्पेंशन में भी होता है और ऐसा कोलॉइड के अंदर भी होता है। यानी अगर मैं आपको इसको बाय डायग्राम दिखाने की कोशिश करूं तो ये एक डायग्राम बनी हुई है आपके सामने। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें, असल में लाइट को इफेक्ट करने के लिए ना पार्टिकल का साइज मैटर करता है। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल साइज बहुत थोड़ा सा होता है, इसलिए वो लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाते। जैसे अगर अगर आप यहाँ देखें, हमने एक लाइट का बीम पास किया, एक लाइट का बीम पास किया इसके ऊपर से, सॉल्यूशन के ऊपर से। तो जैसे ही हम सॉल्यूशन के ऊपर से लाइट को पास करेंगे तो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होंगे ये इस लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाएंगे, यानी यहाँ पे हमारे पास टेंडाल्स इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर यही बीम ऑफ लाइट आप कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर से पास करने की कोशिश करेंगे तो कोलॉइड के पार्टिकल्स क्या करेंगे? इस लाइट को स्कैटर्ड करेंगे। इस लाइट को क्या करेंगे? स्कैटर्ड करेंगे। यानी यहाँ पर स्कैटरिंग नहीं हो रही, यहाँ पर स्कैटरिंग नहीं हो रही। स्कैटरिंग ना होने की मानी लाइट बिखर नहीं रही। लाइट देखें पास हो गई डायरेक्ट, लाइट बिखर नहीं रही। लाइट नहीं बिखर रही तो इल्यूमिनेशन भी नहीं हो रही। इल्यूमिनेशन का मतलब चमक भी नहीं हो रही। लेकिन अगर आप इसे कोलॉइड से पास करेंगे तो स्कैटरिंग होगी। जो कोलॉइड्स में पार्टिकल्स मौजूद हैं वो स्कैटर्ड होंगे, और अगर वो स्कैटर्ड होंगे
तो वो एल्यूमिनेशन भी देंगे। यस, वो एल्यूमिनेशन भी देंगे, क्योंकि कोलॉइड के पार्टिकल का साइज बड़ा है, सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज छोटा है। तो जो काम कोलॉइड कर सकता है वो सॉल्यूशन नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर हम इसी लाइट को सस्पेंशन के पार्टिकल्स पे से पास करें, तो क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स और पावरफुल हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स और पावरफुल हैं, लाइट को बड़ी अच्छी तरह से स्कैटर्ड करेंगे। स्कैटर्ड करने का मतलब होता है बिखेर देंगे, लाइट को बिखेर देंगे। ठीक है, और जिसकी वजह से वो लाइट चमकना शुरू हो जाएगी, यानी इल्यूमिनेशन होगा। तो अगर आप देखें तो देखें सॉल्यूशन के ऊपर से जब हमने लाइट को पास किया तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स में कोई चमक पैदा नहीं होती भी हमें नजर आई। लेकिन अगर आप इसमें देखें कोलॉइड्स के पार्टिकल्स, कोलॉइड के पार्टिकल्स शाइन कर रहे हैं, स्लाइटली शाइन कर रहे हैं। और अगर आप सस्पेंशन के पार्टिकल्स देखें तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स तो हाईली शाइन कर रहे हैं, हाईली शाइन कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में स्कैटरिंग नहीं होती लाइट के पार्टिकल्स की, कोलॉइड्स में होती है बट थोड़ी होती है, सस्पेंशन में बहुत ज्यादा होती है। सॉल्यूशन में इल्यूमिनेशन नहीं होती, कोलॉइड्स में इल्यूमिनेशन होती है, सस्पेंशन में इल्यूमिनेशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, अब इन डिफरेंसेस के बाद हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो कोलॉइड्स के अलग से दिए हुए हैं हम उनको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा टॉपिक है अदर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसमें कुछ चंद पॉइंट्स हैं, मैं जल्दी जल्दी आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात, वो 5 प्रॉपर्टीज तो आपने पढ़ी, वो तो एक अलग प्रॉपर्टीज हैं, इनके अलावा भी हमें कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। जैसे कोलॉइड जो है वो हीट्रोजेनस मिक्सचर है। कोलॉइड क्या है? एक हीट्रोजेनस मिक्सचर है। हीट्रोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है एक अलग अलग मिक्सचर। ठीक है, एक एक क्लियर मिक्सचर ना, यानी नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन भी हीट्रोजेनस है, नॉट क्लियर। बट जो सॉल्यूशन है वो क्लियर सॉल्यूशन है, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्यूशन जो है वो क्लियर होता है, यानी कि हम उसे कहते हैं होमोजेनस। इसी तरह से अगर हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन भी क्लियर नहीं होता, तो इस वजह से हम सस्पेंशन को कहते हैं हीट्रोजेनस। तो कोलॉइड्स और सस्पेंशन हीट्रोजेनस है, जबकि सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनस। खैर, अच्छा ये हीट्रोजेनस है। अब आपको पता है कि हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं सॉल्यूट और एक को हम कहते हैं सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूट जिसे हम डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व करते हैं। जैसे अगर नमक का पानी है तो नमक को डिसॉल्व करोगे तो नमक एक सॉल्यूट, और पानी में डिसॉल्व करोगे इसलिए पानी एक सॉल्वेंट है। कोलॉइड्स के केस में आप सॉल्यूट को एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। कोलॉइड्स के अंदर सॉल्यूट को हम किसका नाम देते हैं? डिस्पर्स्ड पार्टिकल का। और सॉल्वेंट को भी हम एक नया नाम देते हैं, कौन सा? डिस्पर्जन मीडियम। कौन सा नाम देते हैं? डिस्पर्जन मीडियम। चलिए, इसके अलावा कोलॉइड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो मुसलसल तेज तेज और इधर से उधर मूव करते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या कहते हैं हम? ब्राउनियन मोशन। जो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से मूव करते हैं? रैपिड। कैसे मूव करते हैं? रैपिड, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब मुसलसल, तेज तेज, मुसलसल, और रैंडम। रैंडम का मतलब इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर मूव करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। अच्छा, खैर, तीसरा पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए वो ये है कि कोलॉइड्स को हम फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं, या कोलॉइड्स को हम सिंपल पेपर से पास कर सकते हैं, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकते। पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर से तो पास हो सकता है, लेकिन ये बहुत सारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता। तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उन्हें तो पता होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं।
जैसे कि हमारे सेल के ऊपर कपड़े हैं, सेल मेम्ब्रेन, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकते, लेकिन इसे हम फिल्टर पेपर्स के ऊपर से पास कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपको इतनी बात भी पता होनी चाहिए, जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं ना, यानी कि कोलॉइडल पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स? कोलॉइडल पार्टिकल्स। मैंने जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर चार्ज होता है, इनके ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं उन पर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, बट जो भी चार्ज होगा वो सेम होगा, सेम फॉर ऑल। ठीक है, यानी अगर एक पे पॉजिटिव है तो बाकी पे भी पॉजिटिव होगा, अगर एक पे नेगेटिव है तो बाकियों पे भी नेगेटिव होगा। इसकी मदद से क्या होगा? इसकी मदद से ये होगा कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उनमें रिपल्जन होगी, और उस रिपल्जन की वजह से क्या होगा? वो हमेशा सस्पेंडेड रहेंगे। ठीक है, यानी हमेशा जो है ना वो कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे एक दूसरे से बचने के लिए। वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे, वो कभी भी एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन पे सेम चार्ज है, वो एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे और इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर मूव करते रहेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोलॉइड्स की टाइप्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? कोलॉइड्स की टाइप्स। बेटा कोलॉइड्स की 8 टाइप्स हैं। कोलॉइड्स की कितनी टाइप्स हैं? 8 टाइप्स हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई कि सॉल्यूट को अब आप क्या बोलोगे? डिस्पर्स मटेरियल। और सॉल्वेंट को क्या बोलोगे? डिस्पर्शन मटेरियल। सॉल्यूट को क्या बोलोगे? डिस्पर्स मटेरियल। और सॉल्यूशन को क्या बोलोगे? डिस्पर्जन मटेरियल। ठीक है। अच्छा, अब सिनेरियो क्या है? अब सिनेरियो क्या है कि हम डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स मटेरियल की बेस पे कोलॉइड्स की बहुत सारी टाइप्स बनाएंगे। ठीक है, अब मान लें हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। ये आपको याद करना है, ये एग्जाम में आ सकता है। टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बट सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं कोलॉइड्स के अंदर? डिस्पर्स मटेरियल एंड डिस्पर्जन मीडियम। चलें, तो पहले मैं जितने भी नाम लिख रहा हूँ वो लिखूंगा डिस्पर्जन मटेरियल के। ठीक है भाई, डिस्पर्स्ड मटेरियल। इसके बाद में जो कुछ भी लिखूंगा वो मैं लिखूंगा डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा कोलोइड का नाम और लास्ट में एग्जाम्पल। चलें, अब मान लें कि अगर डिस्पर्स्ड मटेरियल लिक्विड है। डिस्पर्स मटेरियल के लिक्विड होने का क्या मतलब है? यानी जिस चीज को आप डिसॉल्व कर रहे हैं वो चीज क्या है? वो चीज एक लिक्विड है, यानी सॉल्यूट इज अ लिक्विड। और आप उस लिक्विड को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? आप उस लिक्विड को गैस में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी लिक्विड को गैस में डिसॉल्व करते हैं तो उस कोलॉइड का नाम होता है एरोसॉल। क्या नाम होता है उस कोलॉइड का? एरोसॉल। और इस एरोसॉल की एग्जाम्पल्स हैं दो, या तो हम उसे फॉग भी कहते हैं या हम उसे स्प्रे भी कहते हैं। दोनों ही नाम आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं। इसी तरह से अगर डिस्पर्स मटेरियल सॉलिड हो, अगर डिस्पर्स मटेरियल सॉलिड हो और आप उसे गैस में डिसॉल्व करें तो बनने वाली चीज को हम एरोसॉल कहते हैं, यानी नाम अभी भी सेम है। और इसकी एग्जाम्पल है स्मोक, जैसे कि सिगरेट। ठीक है। अच्छा, गैस को अगर आप गैस में डिसॉल्व करेंगे तो ये अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। जब ये अभी तक रिपोर्टेड नहीं है तो इसकी एग्जाम्पल भी नहीं होगी। सिमिलरली अगर हम और आगे बढ़ना चाहें तो अगर मैं किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करूं तो बनने वाली चीज का नाम होता है फोम।
ऐसे कोलॉइड को हम क्या कहते हैं, फोम। और इसकी एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम। ठीक है, शेविंग क्रीम। इसी तरह से अगर हम किसी लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व करें, अगर हम किसी लिक्विड में डिजोल्व करें तो इस चीज को हम कहते हैं इमल्जन। क्या कहते हैं हम इसको, इमल्जन कहते हैं। और इसकी एग्जाम्पल है मिल्क। इसकी एग्जाम्पल क्या है, मिल्क है। सिमिलरली अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करें तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल है सॉल्यूशन, और इसकी एग्जाम्पल है पेंट। ये सारे नाम, ये सारी टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। इनमें से कोई भी टर्म आपको वो एमसीक्यूज में दे सकता है, लाजमी याद होनी चाहिए। तो हमने पहले चीजों को गैस में डिजोल्व किया, फिर हमने लिक्विड में डिजोल्व किया, अब हम सॉलिड में डिजोल्व करके चेक करते हैं। तो जब भी हम किसी गैस को सॉलिड में डिजोल्व करते हैं तो उस कोलॉइड का नाम होता है सॉलिड फॉर्म। और इसकी एग्जाम्पल है फोम रबर। एग्जाम्पल है इसकी फोम रबर, यानी सॉफ्ट रबर जो होता है उसे हम कहते हैं। जब भी हम किसी लिक्विड को सॉलिड में डिजोल्व करें तो बनने वाले कोलॉइड को हम कहते हैं जेल। क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। और इसकी एग्जाम्पल है जेली। और सिमिलरली जब हम किसी सॉलिड को सॉलिड में ही डिजोल्व कर दें, जब हम किसी सॉलिड को सॉलिड में ही डिजोल्व कर दें तो हम उसे कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। और इसकी एग्जाम्पल है रूबी ग्लास। क्या एग्जाम्पल है इसकी, रूबी ग्लास। तो ये वो आठ टाइप्स थी, होनी तो नौ चाहिए बट हैं आठ, एक रिपोर्टेड नहीं है। ये वो आठ टाइप्स हैं जिनमें से कोई भी नाम देके वो आपसे पूछ सकता है। वो आपसे कहेगा कि डिस्पर्जन मीडियम ये है, डिस्पर्स मटेरियल ये है, बताइए सॉल्यूशन की टाइप क्या है, कोलोइड की टाइप क्या है। तो आपको इन आठों में से नाम पता होना चाहिए कि हम उसे क्या कहेंगे। इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, इजिली याद हो जाएगा। आप दो तीन दफा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज आ जाएगी। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब हम जल्दी से अपने अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या है हमारा टॉपिक, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल या नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि रोड्स लॉ को फॉलो करे। क्या, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि रोड्स लॉ को फॉलो करे उसे हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। और एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि रोड्स लॉ को फॉलो ना करे उसे हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, आइडियल की डेफिनेशन क्या होगी, आइडियल सॉल्यूशन की, अ सॉल्यूशन, क्या डेफिनेशन होगी, अ सॉल्यूशन दैट फॉलोज या ओबेज, दैट फॉलो या ओबेज द रोड्स लॉ। अब ये रोड्स लॉ क्या होता है, ये रोड्स लॉ अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एल साइलेंट है, इसका एल नहीं पढ़ते हम। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा भाई, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन, क्या, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि रोड्स लॉ को फॉलो ना करे। ठीक है, अच्छा, तो हम लिख देते हैं अ सॉल्यूशन दैट डजंट ओबे द रोड्स लॉ। अब आइडियल सॉल्यूशन की क्या एग्जांपल है, आइडियल सॉल्यूशन की कोई एग्जांपल नहीं है। यानी आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल गैस, ये सब होता ही नहीं है। आइडियल का मतलब जिसकी हर चीज अच्छी हो। क्या आप पूरी तरह से अच्छे हैं, नहीं। अब जैसे एक आइडियल इंसान कौन होगा, जिसने कभी झूठ ही नहीं बोला होगा। आप तो बात बात पर बोलते हैं। और अगर कोई सच्चा इंसान भी है तो उसने कभी ना कभी तो झूठ बोला होगा ना। तो आजकल के दौर में तो कोई आइडियल इंसान भी नहीं है। आजकल के दौर में कोई आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। आजकल के दौर में कोई आइडियल गैस भी नहीं है। ठीक है, अब एक बात तो आपको पता लग गई, आइडियल सॉल्यूशन, अगर मैं इस डिफरेंसेस करना चाहूं तो उसके डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं।
आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल की अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज तो ये हो गई रोड्स लॉ। ये रोड्स लॉ को फॉलो करेगा, ये रोड्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इसमें चेंज इन वॉल्यूम जीरो के बराबर होता है, इसमें चेंज इन हीट जीरो के बराबर होती है, जबकि इसमें चेंज इन वॉल्यूम जीरो के बराबर नहीं होता। इसमें इंथैल्पी ये हीट ऑफ फॉर्मेशन कभी भी जीरो के बराबर नहीं होती, या तो पॉजिटिव में कोई वैल्यू होती है या नेगेटिव में कोई वैल्यू होती है। यानी वो तो ये कह रहे हैं कि आइडियल सॉल्यूशन कुछ करता ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, आइडियल वाइडियल कुछ नहीं होता। अब वो कह रहे हैं, मान लें वो कह रहे हैं कि भाई आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जब वो बनता है तो हीट रिलीज भी नहीं होती और हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होती, क्या ऐसा? वो कह रहे हैं चेंज इन हीट तो इसके बराबर होती है। अब आप बताएं क्या ऐसा ही है? नहीं। आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जब आप NaCl को और C6H12O6 को पानी में डिजोल्व करते हैं तो ऐसा करते हुए हीट क्या होती है मुन्ने? एब्जॉर्ब होती है ना। हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा एच किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। और साथ ही साथ आपने पढ़ा AlCl3 और Na2SO4, जब इनको हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होने का मतलब हीट बाहर निकल रही है, यानी कि नेगेटिव। तो भाई, तो जब भी हम किसी केमिकल को पानी में डिजोल्व करते हैं तो लाजमी तौर पे या तो उसकी हीट पॉजिटिव में होती है, यानी या तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और या फिर उसकी हीट नेगेटिव में होती है, नहीं या तो वो हीट रिलीज करता है। जबकि आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं उसकी तो हीट जीरो के बराबर होती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर वो कहते हैं कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता। अब आप खुद सोचें एक पानी में आप केमिकल डालते रहें, तो क्या पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा? पानी में तो इजाफा हो रहा है ना। इसका मतलब पानी का वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। अगर आप भाई देखिए ना, आप एक बात सुने, आपने 10 ml पानी दिया है, ठीक है, आप 10 ml पानी पे एक निशान लगा लें कि भाई ये इतनी जगह घेर रहा है। अब आप उसमें 15 चम्मच डिजोल्व कर दें, आप स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर लें, उसमें आप सॉल्यूट डिजोल्व कर रहे हैं, तो भाई वो नमक भी तो ऐड हो रहा है, तो क्या अभी भी उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा? कैसे रहेगा? उसका वॉल्यूम तो ज़ाहिर है बढ़ जाएगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो बिल्कुल करेक्ट है, वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, हीट भी चेंज होती है, ठीक है। जबकि आइडियल वाले कहते हैं भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग कहते हैं कि इसमें जो इंटरेक्शंस होती हैं वो सेम होती हैं। इंटरेक्शंस क्या होती हैं? सेम होती हैं। अब इंटरेक्शंस आपने स्टार्ट में पढ़ी थी तीन तीन, सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट। इसी तरह से यहाँ जो इंटरेक्शंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। कुछ इंटरेक्शंस टूटती हैं, कुछ इंटरेक्शंस बनती हैं, स्टार्ट में ही बता दिया था। ये बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रोड्स लॉ। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रोड्स लॉ। रोड्स लॉ एक इंतहाई मुश्किल टॉपिक है, बच्चों का काम नहीं है इसको पढ़ना। अच्छा, क्या रोड्स लॉ में एक इंतहाई बकवास बात है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस लॉ को 1887 में डिस्कवर किया गया। यानी रोड्स ने ही अपना काम 1887 में किया। और ये जो रोड्स लॉ है ये मेनली डिपेंड करता है कि इसके ऊपर प्रेशर के ऊपर, वेपर प्रेशर के ऊपर। वेपर प्रेशर एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, वेपर प्रेशर एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। बट फिलहाल आप इसको इसी तरह से याद रख लें कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर लगाते हैं उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। बट इसकी हकीकत थोड़ी सी डिफरेंट है। बट हम सिंपल फॉर्म में से कह सकते हैं कि वेपर्स जो प्रेशर लगाता है उसे हम वेपर प्रेशर, यानी गैस के पार्टिकल्स जो प्रेशर लगाते हैं वो प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर। तो ये कहते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ये क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। अब हमें इतनी बात पता है कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर तैयार होता है। सॉल्यूशन कितनी चीजों से मिलकर तैयार होता है? दो चीजों से। एक को हम कहते हैं सॉल्यूट और दूसरे को हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। आप चीते हो जाने चाहिए इस तरह की बातों में, ऐसा ही है। अब
वो सॉल्यूट, रोड्स ने उस सॉल्यूट को इस्तेमाल किया जो कि नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो कि उड़ नहीं सकता। और सॉल्वेंट कौन सा इस्तेमाल किया? वोलेटाइल। कौन सा इस्तेमाल किया? वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब जो एवापोरेट हो सके, उड़ सके। तो किसी भी ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट वोलेटाइल हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। अब मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन आसान अल्फाजों में क्वांटिटी को कहते हैं। अब ये मोल फ्रैक्शन को एक सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे भी, ठीक है। जैसे पहले रोड्स लॉ का नाम आया, अब हम रोड्स लॉ को पढ़ रहे हैं। इसी तरह से अभी मोल फ्रैक्शन का नाम आया है, अगले टॉपिक में मोल फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे प्रॉपर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा उतना ही ज्यादा किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। ये लॉ क्या कहता है? जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा, ये क्या लॉ क्या कहता है? जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा उतना ही ज्यादा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी होगा, ठीक है। अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी ज्यादा। अगर सॉल्यूशन सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी ज्यादा। इस बात को अगर हम मैथमेटिकली लिखें, इस बात को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखें, वेपर प्रेशर को हम शो करते हैं किससे? पी से। सो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है एक्स, और सॉल्वेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वन। सॉल्वेंट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वन। याद रखिएगा, सॉल्वेंट के लिए आप वन का सिंबल और सॉल्यूट के लिए आप टू का सिंबल, ठीक है। रोड्स लॉ में हमेशा सॉल्वेंट को आप वन कहेंगे और सॉल्यूट को आप टू कहेंगे, इस बात को याद रखना है आपने। तो ये लॉ आपको यही शो कर रहा है कि जितना ज्यादा सॉल्वेंट डालोगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। ये बात सच है या नहीं? ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, सॉल्वेंट क्या होता है मुन्ने? हम्म, सॉल्वेंट क्या होता है? वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या है? वो लिक्विड फौरन से वेपर में तब्दील हो जाएगा। वोलेटाइल का मतलब क्या है? वो लिक्विड फौरन से किसमें तब्दील हो जाएगा? वेपर में। तो जितना ज्यादा सॉल्वेंट तुम डालोगे, जितना ज्यादा सॉल्वेंट तुम डालोगे उतने ही ज्यादा वेपर्स बनेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है। तो जितना ज्यादा सॉल्वेंट डालोगे उतने ही ज्यादा वेपर्स बनेंगे। जितने वेपर्स बनेंगे उतना ही तो प्रेशर लगेगा, क्योंकि हम बात ही वेपर प्रेशर की कर रहे हैं। हम बात ही किसकी कर रहे हैं? वेपर प्रेशर की कर रहे हैं, ठीक है। आसान है, मुश्किल नहीं है। जितना ज्यादा सॉल्वेंट डालोगे उतना ज्यादा वेपर बनेगा, जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ही ज्यादा वो वेपर प्रेशर लगाएंगे। तो सॉल्वेंट बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, ये बात बिल्कुल अंडरस्टूड है। लेकिन सॉल्यूट बढ़ाने से वेपर प्रेशर नहीं बढ़ता। क्यों? क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब यह है कि लिक्विड जो है वो तो गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जब वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो वो गैस यानी कि वेपर प्रेशर कैसे लगाएगा? जब वेपर ही नहीं होगा तो प्रेशर कैसे लगाएगा? तो सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो वेपर्स बनेंगे, प्रेशर लगेगा। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल होने की वजह से वेपर्स ही नहीं बनेंगे, वेपर्स ही नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर कैसे लगेगा? तो लॉ इज सिंपल, सॉल्वेंट बढ़ाओगे वेपर्स बढ़ेंगे, वेपर्स बढ़ेंगे वेपर प्रेशर लगेगा। सॉल्यूट बढ़ाओगे वेपर्स नहीं बनेंगे, वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो फिलहाल तो हम सॉल्वेंट की बेस पे पढ़ रहे हैं अभी। आपको पता है कि जब भी हम एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ भी एक कांस्टेंट लगाया जाएगा, डेट इज पी नॉट। अब ये सारी क्वांटिटीज क्या है? ये जो पी है, इस पी को आप क्या कह रहे हैं भाई? इस पी को क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ी देर पहले भी अभी हमने डिस्कस किया। अच्छा, ये x1 कौन है? ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देन ये पी नॉट कौन है? पी नॉट,
पी नॉट इज वेपो प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है ये, यानी जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है उसे पी से जाहिर करते हैं, और जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है उसे पी नॉट से जाहिर करते हैं। ये तो हो गई इसकी स्टेटमेंट नंबर वन। ये जो अभी हमने पढ़ा ये हो गया इसका स्टेटमेंट नंबर वन। ये क्या है? स्टेटमेंट नंबर वन, ये हमारी स्टेटमेंट नंबर वन है। अब हम जा रहे हैं इसके स्टेटमेंट नंबर टू की तरफ। आपको पता है रोड्स लॉ के तीन तीन स्टेटमेंट है। ओहो, यानी रोड्स लॉ कोई आम लॉ नहीं लग रहा बेटे। अभी तक हम कहां तक पहुंचे थे? P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स वन, दिस इज इक्वेशन वन। इक्वेशन देने का मतलब ये है कि मैं इस पे लौट के वापस आऊंगा, मैं इस पे लौट के वापस आऊंगा। वैसे तो मुझे रोड्स लॉ ये मैथमेटिकली आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि डेरिवेशन हमारे एमडी कैट ई कैट एंट्री टेस्ट का पार्ट नहीं है, बट फिर भी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पर याद रखिएगा, किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर, अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है आपको तो ये नहीं पता, ऐसा सॉल्यूशन जिसके सिर्फ दो कंपोनेंट हो, a solution that has two components, one is solute and other is solvent। ऐसे सॉल्यूशन में सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, क्या? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन वन के बराबर होता है। यानी कि x1 क्या होता है? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। x2 क्या होता है? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। अगर हम इन दोनों को जमा करते हैं तो ये वन के बराबर होगा। किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, अगर आप उन दोनों को जमा कर दें तो वो वन के बराबर आता है। अच्छा, बाइनरी सॉल्यूशन की एग्जांपल्स क्या होंगी? जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, बताइए, सॉल्ट सॉल्यूशन इज बाइनरी और नॉट? यस, इट्स बाइनरी, क्योंकि इसमें दो ही चीजें, एक नमक और एक पानी। अगर मैं आपसे कहता हूं शुगर सॉल्यूशन, बताइए, शुगर सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट, शुगर सॉल्यूशन इज बाइनरी और नॉट? यस, बाइनरी। क्यों? इसमें भी दो ही चीजें होंगी, एक चीनी और एक पानी। अगर मैं आपसे कहता हूं सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन, नमक चीनी का पानी, जिसे गर्मी लग जाती है उसे नमक चीनी का पानी देते हैं ना, तो बताइए, सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन क्या बाइनरी सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? बाइनरी सॉल्यूशन के लिए शर्त है दो कंपोनेंट्स हो, या तीन कंपोनेंट्स है, सॉल्ट भी है, शुगर भी है, पानी भी होगा। ऐसे ही है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहता हूं आटा, जो गूंदा हुआ आटा है, क्या वो बाइनरी सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आटा है, पानी है और नमक है। आप नमक भी तो डालते हैं ना आटा गूंदते हुए, तो उसमें तो तीन कंपोनेंट्स हो गए, वो तो हरगिज बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स हो। ठीक है, चलें, हमें इतनी बात पता लग गई कि किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में सम ऑफ मोल फ्रैक्शन वन के बराबर आता है। अगर मैं x2 को वहां ले जाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी वन माइनस x2। तो यहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाली, जल्दी बताएं जरा, यहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की। किसकी वैल्यू निकाल ली? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर है? वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। x2 सॉल्यूट को कहते हैं ना। चलें, अब इस x1 की वैल्यू को मैं इक्वेशन वन में पुट कर रहा हूं, एंड इक्वेशन वन इज p इक्वल पी नॉट x1। इक्वेशन वन इज p इक्वल पी नॉट x1। चलें जरा x1 को पुट करवाइए। x1 किसके बराबर है भाई? वन माइनस x2 के बराबर है। मल्टीप्लाई दे रहा हूं मैं, पी नॉट वन जा पी नॉट, पी नॉट x2 जा पी नॉट x2, क्या आएगा? पी नॉट x2। चलिए,
हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं इस, क्योंकि ये माइनस का है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इक्वल की दूसरी साइड लेके जा रहे हैं, इसको इक्वल की दूसरी साइड लेके जा रहे हैं, और इसके बदले में p को इसकी जगह पे लेके आ रहे हैं। तो हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, जरा देखिएगा ये क्या होगा। तो p0 x2 इधर आ गया और ये इधर आ गया। अच्छा, अब हमें पता है कि जब भी हम बड़े में से छोटे को माइनस कर दें, क्या कर दें, बड़े में से छोटे को माइनस कर दें, तो हमारे पास डेल्टा आ जाता है। जैसे आपने सुना होगा v2 माइनस वी1 बराबर होता है डेल्टा v के, p2 माइनस p1 बराबर होता है डेल्टा p के, m2 माइनस m1 बराबर होता है डेल्टा m के। इसी तरह से हाई वेपर प्रेशर में से अगर लो वेपर प्रेशर को माइनस कर दें, हाई वेपर प्रेशर में से लो वेपर प्रेशर को माइनस कर दें, तो उसे हम कहते हैं चेंज इन वेपर प्रेशर, है ना। हाँ, स्टेटमेंट नंबर 1 तो ऊपर खत्म हो गई है, स्टेटमेंट नंबर 1 तो यहां तक थी, देखें यहां तक थी, ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 है, यहां पर हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 क्लोज हो चुकी है। इसके बाद से अब हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो स्टेटमेंट नंबर 2 के लिए पढ़ रहे हैं, इतना सारा काम हम स्टेटमेंट नंबर 2 के लिए कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें देखना होगा, हमें देखना होगा कि पी नॉट और पी, इन दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि पी नॉट कौन है। पी नॉट का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और पी का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ, पी का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। अब देखें, अगर हम बात करते हैं सिर्फ पी नॉट की, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, यानी इसमें 100 पार्टिकल्स पूरे के पूरे किसके होंगे, सॉल्वेंट के होंगे। सपोज 100% पार्टिकल्स किसके होंगे, सॉल्वेंट के होंगे, और 100 के 100 पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, वेपर्स में। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट इज वोलेटाइल, सॉल्वेंट इज वोलेटाइल, तो 100 के 100 पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, और 100 के 100 वेपर्स वेपर प्रेशर को जनरेट करेंगे, वेपर प्रेशर जनरेट होगा। सो द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर इज 100%। तो वेपर प्रेशर कितना जनरेट होगा, 100%। लेकिन अगर तुम बात करते हो पी की, तो पी तो सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है, ऐसा ही है। अब अगर हमारे पास 100 पार्टिकल्स हैं, तो 100 के 100 सॉल्वेंट की तो नहीं हो सकते। मान लें, मान लें सॉल्यूट भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, 5 पार्टिकल्स हो गए सॉल्यूट के और 95 पार्टिकल्स हो गए सॉल्वेंट के। इससे कम क्या करोगे, कम से कम 5 पार्टिकल्स तो सॉल्यूट के लिए नहीं पड़ेंगे ना। अब क्या है कि हमें पता है कि सॉल्यूट तो होता है नॉन वोलेटाइल, जबकि सॉल्वेंट होता है वोलेटाइल, अभी ऊपर भी बताया मैंने आपको। तो सिर्फ सॉल्वेंट वेपर बनाएगा, सॉल्यूट वेपर नहीं बनाएगा। तो क्योंकि अगर सॉल्वेंट वेपर बनाएगा तो सॉल्वेंट सिर्फ अब 95% है, तो वेपर जनरेट होंगे सिर्फ 95, और 95% ही वेपर प्रेशर लगेगा। तो अब जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा, अब जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 95% होगा। यानी बताने का मकसद ये है कि जो काम सॉल्वेंट कर सकता है वो काम सॉल्यूशन नहीं कर सकता। क्यों, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट आ गया है, और सॉल्यूट वेपर प्रेशर जनरेट नहीं करता। ठीक है, तो लाजमी, लाजमी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, लाजमी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। तो आपने इतनी बात याद रखनी है कि P नॉट इज ग्रेटर देन P, क्या याद रखना है, P नॉट इज ग्रेटर देन P। तो अगर ज्यादा में से कम को माइनस करते थे तो डेल्टा लगता था ना, अभी भी ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो क्या लगेगा, डेल्टा लगेगा। तो P नॉट ज्यादा है, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है,
और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। इसका मतलब पी नॉट इज ग्रेटर देन पी। तो हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को निकालेंगे तो डेल्टा पी आएगा। क्या आएगा? डेल्टा पी। इसका मतलब इसकी जगह पर मैं क्या, इसकी जगह पर मैं डेल्टा पी रख सकता हूं। क्या कर सकता हूं मैं? डेल्टा पी रख सकता हूं। आगे चलते हैं। अब हम क्यों ना ऐसा करें कि डेल्टा पी को पहले कर दें और बाकी वैल्यू को बाद में कर दें। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई मसला ही नहीं है। घुमा के लिख दिया इसको। हमें इतनी बात पता है कि डेल पी नॉट तो एक कांस्टेंट था। पी नॉट क्या था? कांस्टेंट। कैसे? आप थोड़ी देर पहले याद करें कि जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था, जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो क्या लगाया था? पी नॉट लगाया था। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो पी नॉट लगाया था। इसका मतलब पी नॉट इज कांस्टेंट। तो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल और पी नॉट लिख सकते हो, तो भाई पी नॉट को हटाकर भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ ये जो इक्वल है, इक्वल और पी नॉट की जगह पर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन भी लगा सकते हैं। ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपसे क्या कहती है? ये स्टेटमेंट आपसे ये कहती है द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा पी का नाम है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। x2 का मतलब क्या होता है भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वन का मतलब सॉल्वेंट, टू का मतलब सॉल्यूट। थोड़ा सा टिपिकल है लॉ, थोड़ा सा टिपिकल है, बट उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ जाएंगी। इतना भी मुश्किल नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब बात यह है कि डेल्टा पी को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों कह रहे हैं? डेल्टा पी को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों कह रहे हैं? हमने ये देखा कि पी नॉट कितना था? 100%। और पी कितना था? ओनली 95। अगर 5 सॉल्यूट भी हैं तो, और अगर 5 से ज्यादा सॉल्यूट करोगे तो और कम हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो उसे हम डेल्टा पी कहते हैं। और डेल्टा पी कितना होगा? 100 माइनस 95 इज 5। तो जितना वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है उससे 5 यूनिट्स कम सॉल्यूशन का है। तो ये कम ही तो है। ये डेल्टा पी कमी को तो शो कर रहा है। इस वजह से हम इसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कह रहे हैं। क्योंकि डेल्टा पी किसको शो कर रहा है? डेल्टा पी इस बात को शो कर रहा है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कितनी कमी है ना। यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कितना कम होता है, क्योंकि वो इस बात को शो कर रहा है। इस वजह से हम इसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कह रहे हैं। दोबारा सुन लीजिए। डेल्टा पी रिप्रेजेंट्स व्हाट? डेल्टा पी रिप्रेजेंट्स हाउ मच वेपर प्रेशर of solution is less than vapor pressure of solvent। ठीक है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मुकाबले में कितना कम है, इसे हम डेल्टा पी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा पी। तो ये हो गई सेकंड स्टेटमेंट। अब हम जा रहे हैं इसके थर्ड एंड लास्ट स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है भाई, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 3। तो अभी थोड़ी देर पहले हम कहाँ तक पहुंचे थे? हम थोड़ी देर पहले यहाँ तक पहुंचे थे कि डेल्टा पी बराबर है पी नॉट एक्स टू के। किसके बराबर है? पी नॉट एक्स टू के। प्रोपोर्शनलिटी के साइन बंद करने से पहले देख रहे हैं आप, डेल्टा पी बराबर है पी नॉट एक्स टू। अगर हम इस p को, जो कि यहाँ मल्टीपल आ रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन बन जाएगा डेल्टा पी बाय पी नॉट बराबर है किसके? एक्स टू के।
डेल्टा पी बाय पी नॉट बराबर है किसके, x2 के। अब हमें इतनी बात पता है कि हम पी नॉट किसको कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को। पी किसको कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को। डेल्टा पी किसको कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसको कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना वेपर प्रेशर कम हो रहा है। चौथी बात, x1 किसको कहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को। सिमिलरली x2 किसे कहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को। अब रही बात, ये डेल्टा पी बाई पी नॉट क्या है, ये डेल्टा पी बाई पी नॉट क्या है, ये डेल्टा पी बाई पी नॉट हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जब भी हम किसी चीज को उसी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो हम उसे कहते हैं रिलेटिव। क्या कहते हैं उसे, रिलेटिव। तो इसका एक और नाम है रिलेटिव ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और थर्ड स्टेटमेंट ये कहती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू x2, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये टोटल 3 स्टेटमेंट हैं। इन तीनों स्टेटमेंट को अगर मैं वन बाय वन आपके लिए समराइज करूं तो सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 आती है। और स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहती है आपसे, स्टेटमेंट नंबर 1 आपसे कहती है P इक्वल पी नॉट x1, जिसकी एक और फॉर्म है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x1। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x1, यानी यानी जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा उतना ही ज्यादा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी होगा। ये क्या कहता है, जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा उतना ही ज्यादा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी होगा। ये हमारी पहली स्टेटमेंट है। जबकि हमारी दूसरी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट नंबर 2। हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 है डेल्टा पी बराबर है पी नॉट x2 के, या जिसे हम एक और तरह से लिखते हैं डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। अब डेल्टा पी क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या कहता है, ये कहता है आपसे कि अगर सॉल्यूट ज्यादा होगा तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब वेपर प्रेशर उतना ही लो होगा, यानी सॉल्यूट को बढ़ाने से वेपर प्रेशर लो होगा, जबकि सॉल्वेंट को बढ़ाने से वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूट को बढ़ाने से वेपर प्रेशर लो होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर्स ही नहीं बनाएगा। जबकि हमारी तीसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, हमारी स्टेटमेंट नंबर 3 कहती है डेल्टा पी बाय पी नॉट बराबर है x2 के। ये कहती है आपसे कि जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा उतना ही ज्यादा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, यानी जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतनी ही तेजी से कम वेपर प्रेशर होगा। बात एक ही है, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 ऑलमोस्ट सेम है, इसकी फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन बनती नहीं है। ठीक है, चलें। अब ये जो रोड्स लॉ है,
ये बाइनरी सॉल्यूशन पर भी एप्लीकेबल है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ रोड्स लॉ ऑन बाइनरी सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है बेटा जिसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, बताइए, जिसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर दो कंपोनेंट्स ही ले रहे हैं, एक कंपोनेंट ए और एक कंपोनेंट बी। ठीक है, ये दो लिक्विड हैं, एक है लिक्विड ए और एक है लिक्विड बी। तो याद करें कि वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला था वो क्या था, P बराबर है P नॉट x1, यही था। अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट ए लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, पी ए बराबर है पी नॉट ए एक्स ए। और अगर मैं इसको कंपोनेंट बी के अकॉर्डिंग लिखूं तो क्या हो जाएगा, पी बी बराबर है पी नॉट बी एक्स बी। ऐसा ही है। तो भाई टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका और मेरा टोटल वेट कितना होगा, तो आप मेरा वेट लें, अपना वेट लें, दोनों को जमा कर दें। तो इसी तरह से टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, पहले प्रेशर के और दूसरे प्रेशर के। तो पहला प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, पी ए का क्या फॉर्मूला है, पी नॉट ए एक्स ए। फिर दूसरे प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, पी नॉट बी एक्स बी। तो ये वो फॉर्मूला है जो कि बाइनरी सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये वो फॉर्मूला है जो कहाँ इस्तेमाल होता है मुन्ने, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर हम फॉर्मूलाज को देखें तो इससे हमें कितने फॉर्मूलाज मिलते हैं, इसे हमें टोटल चार फॉर्मूलाज मिलते हैं। इससे हमें कितने फॉर्मूलाज मिलते हैं, टोटल चार फॉर्मूले मिलते हैं। सबसे पहले हमें मिलता है फॉर्मूला नंबर वन। और फॉर्मूला नंबर वन क्या है भाई, बताएं जल्दी से। P बराबर है P नॉट x1, ये हमारा पहला फॉर्मूला है जो हमें इससे मिलता है। हमारे पास अगला फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नंबर टू। फॉर्मूला नंबर टू क्या है भाई, डेल्टा P बराबर है P नॉट x2। ठीक है, इससे हमें जो तीसरा फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिलता है, फॉर्मूला नंबर थ्री। इसके आगे हमें न्यूमेरिकल्स करने पता है आपको। तीसरा फॉर्मूला क्या मिलता है, डेल्टा P बाई पी नॉट बराबर है x2 के। और चौथा फॉर्मूला हमें जो इससे मिलता है वो क्या मिलता है, वो थोड़ा सा लेंदी है। क्या है वो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है पी टी बराबर है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो रोड्स लॉ को कंप्लीटली पढ़ने के बाद ये चीजें हमारे सामने आती हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता तो ये डायरेक्ट चार फॉर्मूलाज लिख देता, बट आपको कुछ भी नहीं पता होता कि कौन सा फॉर्मूला हमारे पास कैसे आया। तो और रोड्स लॉ एक बहुत मुश्किल चीज है, इसलिए मैंने आपके लिए रोड्स लॉ को एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है, अब हम पहले अपने टॉपिक्स कवर करेंगे और फिर हम एक साथ पूरे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल कवर करेंगे।